नमस्कार। भारत से गरीबी को खत्म करने का सपना नया नहीं है। बहुत सी केंद्र सरकारें आई, बड़े नेता आए जिन्होंने देश से गरीबी को हटाने का नारा दिया। सरकारें बदल गईं, लेकिन गरीबों की तकदीर नहीं बदली। लेकिन अब केंद्र की एनडीए सरकार ने एक बड़ा लक्ष्य, एक बड़ा सपना दिखाया है। सरकार का मानना है कि 16 साल के अंदर देश से गरीबी पूरी तरह से खत्म हो सकती है, लेकिन इसके लिए जो विकास दर है, आर्थिक विकास दर है, वो 2 डिजिट की होनी चाहिए, यानी कि 10% के आसपास होनी चाहिए और यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इस लक्ष्य को लेकर लगातार आगे बढ़ रही है और 2 साल पूरे करने जा रही है जल्द ही ये नई सरकार। और 2 साल पूरे होने के बाद बहुत सारी बातें उठती हैं कि जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उनके कितना करीब जा रहे हैं। जब गरीबी हटाने की बात होती है तो उसके लिए सरकार ने, एनडीए सरकार ने कई मोर्चों पर कई योजनाओं के साथ एक साथ काम शुरू किया है, लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत कुछ हासिल करना पड़ेगा और उसमें मेक इन इंडिया के सपने को सफल बनाना पड़ेगा, उद्योगों को ताकतवर बनाना पड़ेगा, विनिर्माण क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ना पड़ेगा। और इन सब को हासिल करने के लिए, इन सब चीजों को, टारगेट्स को अचीव करने के लिए विभिन्न मंत्रालय अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग योजनाओं पर आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें भारी उद्योग और साथ साथ लोक उद्यम मंत्रालय जो है उसकी भी बहुत अहम भूमिका है। और आज हमारे साथ केंद्रीय भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री अनंत गीते जी हैं बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनंत गीते जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनंत जी, सबसे पहली बात यह कि 2 साल पहले जब एनडीए सरकार आई थी तब कुल मिलाकर अगर देश में देख रहे थे तो माहौल जो है, खासकर के उद्योग जगत की अगर बात करूं तो बड़ा निराशा का माहौल था। निवेश नहीं हो रहा था, जिस तरह से अनिर्णय की स्थिति थी, लोग कह रहे थे कि भाई बिल्कुल कुछ काम नहीं हो रहा है, जिसके कारण लोग पैसा नहीं लगा रहे थे, उद्योग जगत बिल्कुल ठंडा पड़ा था। जब ये नई सरकार आई तो बहुत उत्साह एक तरह से आया, लेकिन इन 2 सालों में ग्राउंड पर कितना कुछ बदलाव आया, कैसे देखेंगे आप? मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने 15 अगस्त को लाल किले से मेक इन इंडिया का नारा दिया। और जब प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया है तो उस नारे को सफल बनाने की जिम्मेदारी भारत सरकार के मंत्री होने के नाते विशेषकर 3 विभागों की है, 3 मंत्रालयों की है। उसमें उद्योग मंत्रालय है, लघु और मध्यम मंत्रालय है और भारी उद्योग मंत्रालय है। तो इन 3 मंत्रालयों की जिम्मेदारी अधिक है। हमने इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया है। मैंने धन्यवाद प्रधानमंत्री जी को इसलिए दिया कि सबसे पहले मानसिकता को बदलने की आवश्यकता थी। आज हम विकास दर की बात कर रहे हैं और विकास दर हम 2 डिजिट में जाना चाहते हैं, तो इस विकास दर को बनाए रखने में, बढ़ाने में उद्योग क्षेत्र की अहम भूमिका है और इसीलिए उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। और उस दिशा में इस नारे ने हमें सही दिशा दी है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। और इसीलिए मेक इन इंडिया का नारा देने के बाद तुरंत प्रधानमंत्री जी ने स्किल इंडिया का नारा दिया, उसके बाद स्टार्टअप इंडिया का नारा दिया, स्टैंड अप इंडिया का नारा दिया। ये सारे नारे उस मेक इन इंडिया को सफल बनाने के लिए है। मेरा विभाग जो भारी उद्योग मंत्रालय है, विशेषकर 3 क्षेत्र में ये मेरा उद्योग मंत्रालय बटा हुआ है। एक ऑटो सेक्टर के क्षेत्र में हमारी जिम्मेदारी है, कैपिटल गुड्स के क्षेत्र में हमारी जिम्मेदारी है और हेवी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हमारी जिम्मेदारी है। जो माहौल उद्योग जगत में एनडीए सरकार के पहले जो बिगड़ा हुआ था, आज प्रतिस्पर्धा विश्व स्तर तक पहुंची है जी। और यह प्रतिस्पर्धा विश्व स्तर तक पहुंचने के कारण इस प्रतिस्पर्धा में हमारे उद्योग आज टिकना कठिन हो गया है। केवल निजी उद्योग नहीं, सार्वजनिक उद्यम के लिए भी यह कठिन हो गया था। ऐसे में यह सरकार की जिम्मेदारी थी कि हम उद्योग को समर्थन दे, उद्योग को बल दे, इस क्षेत्र को बढ़ावा दे। यही काम प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया के नारे ने किया है। तो इस नारे के बाद
देश में अच्छा माहौल तो बन गया है, एक अच्छा औद्योगिक माहौल बना है। आज कई विदेशी निवेशक भी हिंदुस्तान में निवेश करना चाहते हैं उद्योग जगत में, और देशी निवेशक भी यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं। तो इसके लिए जो माहौल बनाने की आवश्यकता थी, उसमें निश्चित रूप में आज की एनडीए की सरकार सफल हो गई है। इसके परिणाम धीरे धीरे आगे दिखाई देंगे, अब तो ये शुरुआत है। आप कह रहे हैं कि माहौल बदला है और एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास जो है निवेशकों में आया। लेकिन अगर हम वैश्विक स्तर पर देखते हैं तो आर्थिक मंदी जैसी हालत है, बहुत पैसा बाजार में कहीं है नहीं, और उसके कारण जो है अलग चुनौतियां। प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं कि ये जो चुनौतियां, इन वैश्विक चुनौतियों को अवसर में बदलना है हमें। तो आप क्या इसको अवसर में बदलने के लिए आपको लगता है कि अब मंत्रालय कमर कस चुका है, अब जो माहौल बदला है, तो क्या इनको अवसर में बदलने में कामयाब हो पाएंगे आप, और कैसे? प्रधानमंत्री जी का यह कहना कि चुनौतियों को अवसर में बदलना चाहिए, इससे मैं पूरी तरह सहमत हूं। आज विश्व भर में मंदी का माहौल है, लेकिन सौभाग्य से उस मंदी का उतना प्रभाव आज हमारे देश पर नहीं है। जबकि यूरोप, अमेरिका जैसे प्रगत राष्ट्र भी है वहाँ के, वो भी इस मंदी से आज सामना करते हुए संकट में दिखाई दे रहे हैं। उतनी समस्या आज हमारे देश में नहीं है। और इससे अधिक, इससे बढ़कर आज विश्व में सबसे बड़ा यदि बाजार किसी चीज के लिए यदि कोई है तो वो हिंदुस्तान है, भारत है। तो विश्व भर के निवेशकों की, विश्व भर के उद्योजकों का लक्ष्य भारत की ओर है। मतलब किसी भी प्रोडक्ट को यदि भारी संख्या में हमें उस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है या बेचना है, तो उसके लिए सबसे बड़ी मार्केट आज भारत के रूप में है। और इसी को देखते हुए चाहे मंदी हो, निवेशक भारत में आना चाहते हैं। और एक दूसरा कारण है कि आज पूरे विश्व भर में अशांति है, लेकिन भारत में शांति है, सुरक्षित है। जो निवेशकों को सिक्योरिटी चाहिए, अपने निवेश को सुरक्षितता, वो माहौल आज हमारे देश में है। और एक निवेशक चाहते हैं कि हम जो निवेश करेंगे उससे वो मुनाफा कमाना चाहते हैं। तो वो स्थिति भी आज भारत में है। और इसीलिए कल तक पूरे विश्व पर चाइना छाया हुआ था। देश, दुनिया भर के निवेशकों ने चाइना में निवेश किया, लेकिन आज जो चाइना की स्थिति है उसको देखते हुए अब निवेशक चीन में निवेश नहीं करना चाहते हैं। वो चीन से भी भारत में अपने आप को अधिक सुरक्षित पाते हैं। तो ये जो माहौल था, वो माहौल प्रधानमंत्री जी के इस नारे से बन गया है, और इसीलिए निवेश निश्चित रूप में भारत में आएगा। लेकिन जब आप कहते हैं जरूर लोग सुरक्षा महसूस करते हैं, शांति महसूस करते हैं, एक अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है निवेश के लिए अगर उद्योगों की बात करें, पर जाहिर तौर पे उद्योग जगत एक स्थिरता भी, राजनीतिक स्थिरता चाहता है। वो राजनीतिक स्थिरता है, पहली बार इतने बहुमत से सरकार आई। लेकिन एक बात है कि नीतिगत परिवर्तन जो है वो कहीं ना कहीं अटक जाता है, क्योंकि राज्यसभा में हम देखते हैं कि बहुमत नहीं है। तो बड़ी सारी चीजें जो निवेशकों को और लगता है कि लैंड बिल की जैसे कभी बात होती है, फिर जीएसटी की बात होती है, तो वो जो रिफॉर्म्स करने हैं, जो नीतिगत रिफॉर्म्स करने हैं, उस पर जो है दिक्कत आती है। तो उसके लिए आप लोग किस हद तक काम कर पा रहे हैं और कैसे लोगों को भरोसा दिला पा रहे हैं कि ये चीजें भी होंगी? वैसे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा है, और लोकतांत्रिक देश होने के कारण सरकार को जो अपनी नीति है उस नीति को लागू करने में दिक्कतें तो आ रही है, लेकिन हम इन सारे दिक्कतों पर जीत पाकर अपने नीति को भविष्य में लागू करेंगे। ये विश्वास इसलिए है कि आज दुनिया के निवेशक एक अपेक्षा लेकर हमारे देश में आ रहे हैं। तो उन्हें अपने निवेश को भी सुरक्षा चाहिए, उन्हें निवेश के साथ साथ माहौल जो देश के अंदर होना आवश्यक है उद्योग के लिए, इंडस्ट्री के लिए, वो भी सुरक्षित वो चाहते हैं। जो आज अपने देश में, भारत में आज है, हमें कानून बनाने में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन भविष्य में ये दिक्कतें भी हल हो सकती है। वैसे पॉलिटिकल एक अलग अलग अपने विचार सबके होते हैं, और राजनीतिक लाभ के लिए कभी कभार विरोध भी होता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जो देश की हमारी आबादी है, और इस आबादी में विश्व का सबसे
जवान राष्ट्र की तरफ भारत की ओर आज देखा जा रहा है, इसलिए कि लगभग 55% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। तो आने वाले सरकार, हमारे सरकार के लिए आने वाले कल के लिए सबसे बड़ी यदि चुनौती कौन सी है तो इन बेरोजगार युवकों की रोजगार की, रोजगार खड़े करने। तो ये जो समस्या है इससे जूझने के लिए जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी जिम्मेदारी विपक्ष की भी है। तो इस बात को आज नहीं तो कल विपक्ष समझ पाएगा और निश्चित रूप में उद्योग को बढ़ावा देने में सहयोग करेगा। क्योंकि उद्योग बढ़ेंगे तभी ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा होंगे, ये बात इसमें कोई दोहराई नहीं। पर एक बात और है कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र की बात करें कि वो रीढ़ की हड्डी है एक तरह से, आपके मंत्रालय का भी एक अहम भाग है। अर्थव्यवस्था में देखकर तो 7% GDP का हिस्सा है, 3 करोड़ रोजगार देता है। लेकिन विश्व के मानकों की अगर वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो उस पर जो है हम लोग अभी तक compete नहीं कर पा रहे थे, बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। और अभी पिछले कुछ समय में देखें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी उतार चढ़ाव का दौर लगातार चल रहा है। तो इसमें कैसे आप इसमें और ज्यादा रोजगार पैदा हो, कैसे जो है और ज्यादा GDP में इसकी हिस्सेदारी बढ़े, उसको लेकर आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? वैसे ऑटोमोबाइल क्षेत्र का, उद्योग का, ऑटो इंडस्ट्री का एक अहम भूमिका है जिसमें सबसे अधिक रोजगार के अवसर है। हम इस पूरे सेक्टर को पूरा सहयोग मंत्रालय की ओर से लगातार करते आ रहे हैं। हमारे यहाँ 2 संस्थाएं हैं, एक सियाम है और दूसरी एक्मा है। सियाम जो संस्था है वो कार निर्माण करने वाले उद्योजकों की संस्था है। एक्मा है इस कार के लिए लगने वाले कलपुर्जे को निर्माण करने वाले उत्पादकों की संस्था है। इसमें बहुत संख्या में, भारी संख्या में एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत बड़ा अवसर है, बहुत लोगों को रोजगार इसमें मिला है। आज भारतीय बनावट की कारें विश्व भर में आज उसे मांग बढ़ रही है। आज सारे विदेशी जो कार निर्माण करता है वो भारत में कार का निर्माण कर रहे हैं और यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो मानक की बात है तो हमने मानक तक तो हम पहुंच गए, इंटरनेशनल मानक तक, अंतर्राष्ट्रीय मानक तक तो हम पहुंचे। उस क्वालिटी, उस स्टैंडर्ड का प्रोडक्शन तो हमारे यहाँ हो रहा है। इसे तो अभी ऑटो सेक्टर ने तो स्वीकार कर लिया। इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो कंपनियां है, इंडस्ट्री है, वो सारे के उद्योग हमारे देश में है, चाहे महाराष्ट्र में हो, हरियाणा में हो, अलग अलग राज्यों में है, कर्नाटक में है, गुजरात में है। तो ऑटो सेक्टर में तो अब हमने जो मानक के, अंतर्राष्ट्रीय मानक के बारे में हम जो चिंता कर रहे थे, आज वो चिंता रही नहीं है। भारत ने उस मानक को हासिल किया है। तो मानक तो हासिल किए हैं, लेकिन साथ साथ एक बड़ी बात है कि जब भी ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात होती है तो पर्यावरण से सीधी सीधी जो है वो जुड़ जाता है। आजकल ये चिंता बहुत बड़ी रहती है और दुनिया में अब हाइब्रिड कार, इलेक्ट्रिक कार आ रही है। क्या भारत में इस तरह की कारें उत्पादन जल्दी हो पाएगा? उसके लिए सरकार क्या कर रही है? क्या उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं? इस पर भी बात करेंगे और अन्य सारे सवाल भी उठाएंगे श्री अनंत गीते जी के साथ इस ब्रेक के बाद। सुबह का सही आगाज ताजा खबरों के साथ, सुर्खियों के आईने से देश विदेश की सही तस्वीर और दिन के हर पहलू पर नजर। नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। इस विशेष संवाद में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री अनंत गीते जी से। सरकार ने 2 साल में जो कुछ किया है और मंत्रालय ने 2 साल में क्या कुछ अचीव किया, उसी संबंध में हम बात कर रहे हैं। अनंत गीते जी, ऑटोमोबाइल क्षेत्र की बात चल रही थी, अब तो आपने कहा अंतर्राष्ट्रीय जो मानक है उसके स्तर तक हम पहुंच गए हैं, लेकिन पर्यावरण पर अक्सर बात होती है। अभी हमने देखा दिल्ली में टैक्सी जब बंद हुई डीजल की तो उसको लेकर काफी विवाद हुआ, ऑड इवन को लेकर बहुत कुछ चर्चा चलती रही। तो उसका एक बहुत बड़ा तरीका है कि हमारे जो कारें हैं वो दुनिया में प्रदूषण मानकों पर भी खरी उतरे, दुनिया के प्रदूषण मानकों, उसको लेकर सरकार क्या कर रही है? हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारों का है, उसको लेकर बजट में कुछ प्रावधान भी, करीब 750 करोड़ का प्रावधान किया गया था। तो उस क्षेत्र में जो है कब तक हम अचीव कर लेंगे वो लक्ष्य जो हमने हासिल किया? वैसे आज पूरा विश्व पर्यावरण को लेकर चिंतित है और दिल्ली में उसकी सबसे अधिक चिंता हमें हो रही है। और आने वाला समय ये निश्चित रूप में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का है। वैसे प्रगत राष्ट्रों से हम बहुत पीछे हैं। बहुत साल पहले यूरोप, अमेरिका में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारें शुरू हो गई हैं, लेकिन आज हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन के तहत हमने एक स्कीम फेम इंडिया के नाम से एक स्कीम घोषित की है, अनाउंस की है। इस स्कीम के तहत हम लगभग 14,000 करोड़ रुपए इस स्कीम के तहत खर्च करना चाहते हैं। और जब हम 14,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च करेंगे तो लगभग 60,000 करोड़ के फ्यूल की बचत होगी। तो केवल फ्यूल की बचत ही नहीं, तो जब 7,000 करोड़ का फ्यूल बचेगा तो निश्चित रूप में उतना प्रदूषण कम होगा, उतना प्रदूषण कम होगा। तो हम पर्यावरण का भी संतुलन रखेंगे, प्रदूषण को भी कम करेंगे। जो सारे इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, उसमें तो 0% पोल्यूशन है, ना उसमें एयर पोल्यूशन है ना उसमें साउंड पोल्यूशन है। मैं स्वयं आज इलेक्ट्रिक कार यूज करता हूं, महिंद्रा की वेरिटो कार। उसको प्रमोट करने के लिए शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए, इसलिए हमने शुरुआत की है। जब हम उस कार को स्टार्ट करते तो उसकी आवाज तक नहीं आती, पता नहीं चलता इंजन चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इतना 0 पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन नहीं है, एयर पोल्यूशन नहीं है। हाइब्रिड में भी पोल्यूशन को कंट्रोल किया गया है। और हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक को प्रमोट करने के लिए हमने फेम इंडिया के नाम से स्कीम चलाई है, जिसमें हम 30% सब्सिडी देते हैं। और इसके अलावा जो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमें खड़ा करना है, खास तौर पर चार्जिंग के लिए, तो उसके लिए भी हम सब्सिडी देने जा रहे हैं। इसके लिए हमें जो रिसर्च करना है तो उसके लिए भी हम सब्सिडी देने जा रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए सब्सिडी देने जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के लिए सब्सिडी देने जा रहे हैं, और इसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। आपने सही फरमाया कि इस साल के 15-16 और 16-17 के 2 बजट में 2 साल के बजट के लिए वित्त मंत्री ने हमें 795 करोड़ रुपए इस स्कीम के लिए सैंक्शन किए हैं। मैं कुछ आंकड़े आपको उसके संदर्भ में देना चाहूंगा कि जब से हमने फेम इंडिया की स्कीम अप्रैल 2015 से शुरू की है, तो अप्रैल 2015 से अब तक 800 कारें अब तक बिकी है, 4 व्हीलर, जो पूरे 100% इलेक्ट्रिक है, जो 15-16 में बिकी है। 14-15 में 400 थी, 15-16 में 800 कारें बिकी है। हाइब्रिड जो इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर कारें हैं वो 14-15 में 500 कारें सिर्फ बिकी थी, अब 25,000 कारें वो बिकी हैं। और इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर 14-15 में 16,000 बिकी थी, इस साल 22,000 बिकी हैं। तो लोगों को भी अभी इलेक्ट्रिक कार पसंद आने लगी है, वो भी इलेक्ट्रिक कार को, हाइब्रिड को पसंद करने लगे हैं। तो ये बिक्री धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। तो इस पे लगभग हमने इस साल 80 करोड़ की सब्सिडी दी है। इसके साथ साथ बसें भी, जैसे मुंबई MMRDA ने हमसे बसें खरीदी है, न्यू मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने हमसे बसें खरीदी है, कर्नाटक ने हमसे मांग की है, हिमाचल सरकार ने हमसे मांग की, कई राज्य सरकारें हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको वो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक की मांग, व्हीकल की मांग बढ़ रही है, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल की मांग बढ़ रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला समय ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही होगा। पर आनंद जी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की जब बात करते हैं तो वो देश की अर्थव्यवस्था में उनकी बहुत महत्वपूर्ण उनकी भूमिका है, लेकिन पिछले कई दशकों से हमने देखा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का जिस तरह से दोहन किया गया, लगभग उनको खत्म कर दिया गया। कुछ बची हैं, कुछ बिल्कुल खत्म हो गई। अभी आपने ही एक कार्यक्रम में बोला था कि आपके मंत्रालय में जो 32 PSU है उसमें से 12 पूरी तरह से घाटे में है। तो पहली बार लेकिन अगर कुल मिलाकर देश की स्थिति देखें तो बहुत सारे सार्वजनिक उपक्रम क्योंकि राज्यों में भी हैं जिन पर आप सलाह दे सकते हैं, ज्यादा उसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अब इनके रिवाइवल की बात हो रही है। और उसके लिए जो है खासतौर से मैंने पहली बार देखा कि भाई आपने उनको चिन्हित किया है, बीमार, बेहद बीमार और कमजोर श्रेणी में उनको रखा है। तो इनके रिवाइवल के जो प्लान है वो कैसे आप उस पर आगे बढ़ रहे हैं? सबसे पहले तो हमने ये निर्णय किया 2007 से, मैं मेरे मंत्रालय की संदर्भ में आपको जानकारी दे रहा हूं, पूरे PS सार्वजनिक लोक उद्यम विभाग की तो मैं जानकारी आपको नहीं यहाँ पर दे रहा हूं, लेकिन मेरे मंत्रालय से जुड़े हुए जो 32 थे उनमें से 12 बीमार थे। ये 2007 से चल रहा है और 2007 से ये उद्योग बीमार है, बंद पड़े हैं। सैलरी हम दे रहे और प्रमोशन भी हम दे रहे, लेकिन किसी ने साहस नहीं किया कि भाई कितना पर्चा सरकार का जो करदाताओं से हमें धन आता है उसको हम कितने इस प्रकार से खर्च करें, कहीं ना कहीं तो उसको रोकने की आवश्यकता है। तो पहले हमने ये निर्णय किया कि जो उद्योग भविष्य में चल नहीं सकते, बिल्कुल संभावना, 0 संभावना है, उसको हमें बंद करना चाहिए।
तो ये निर्णय हमने किया। उसमें से 6 उद्योग तो हमने बंद किए, लेकिन जब हम किसी उद्योग को बंद करना चाहते हैं तो सीधा संबंध आता है मजदूरों से, जो उस उद्योग में लगे हुए मजदूर हैं। और जब मजदूर का रोजगार जाता है तो इस बुराई को कोई स्वीकार नहीं करना चाहता, कि यह साहस कोई करना नहीं चाहता। तो हमने मजदूरों को भी ख्याल रखा है और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि आप 1987 के पे स्केल से आप नौकरी कर रहे, काम कर रहे, पे ले रहे हैं। हम आज बंद करने जा रहे हैं, आपको 2007 के पे स्केल से हमने दिया है। बहुत बढ़िया पैकेज हम आपको दे रहे हैं, एवरेज 30-35 लाख रुपए हर मजदूर को मिलने जा रहे हैं। तो इसीलिए उसका विरोध खत्म हो गया, मजदूर खुश हो गए, हमें बंद करने में कोई दिक्कत नहीं आई। तो सबसे पहले यह निर्णय था कि हमने अब तक 4000 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए थे जीरो प्रोडक्टिविटी के, तो अब भविष्य में अभी हमें खर्च नहीं करना पड़ा। जो बैलेंस उद्योग बचे हैं उनको, जो प्रॉफिट में है उनको तो हम सपोर्ट कर रहे हैं, जिनके रिवाइवल के लिए आवश्यक है उनको भी अब रिवाइवल कर रहे हैं। वो लगभग सारे रिवाइवल अभी हो गए हैं। तो एक तौर पर जो उद्योग चल सकते हैं उनको हमें चलाना है, जो प्रॉफिट में उनको हमें सहयोग करना है, वो हम कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमारे यहाँ भविष्य में एम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी समस्या होगी, तो इस रोजगार की समस्या से हमें जूझना है। तो जो हमारे उद्योग चल रहे हैं उस उद्योगों को हमें कायम चलाए रखने की आवश्यकता है, कम से कम उनके रोजगार में तो कोई असर न हो। और जो बचे हुए कारखाने उनको हम सही ढंग से चला रहे हैं। आज देश में पूरे, जो मेरे साथ दूसरा लोक उद्यम विभाग है, आपको यह आंकड़ा सुनकर थोड़ा आश्चर्य होगा कि एक तरफ कारखाने बंद हो रहे, बीमार पड़ रहे, ये स्थिति है, और दूसरी ओर कुछ हमारे उद्योग है उनका जो सरप्लस है वो पिछले 3 साल से 2 लाख करोड़ से ज्यादा है। 2 लाख करोड़ से ज्यादा, 2 लाख करोड़ से ज्यादा सरप्लस है पिछले 3 साल से लगातार। ये जो कैश रिच कुछ पीएसयूज है, ये भी बात आती है कि भाई क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था निवेश के लिए जोखिम उठाने की भी जरूरत है, और ये है कि जाहिर तौर पर ये जब उपक्रम निवेश करेंगे तो एक कॉन्फिडेंस जो है निजी सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में भी आएगा। तो उस दिशा में क्या आप लोग सोच रहे हैं? नहीं, उसमें तो कोशिश कर ही रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी पूरा सहयोग इस संदर्भ में हमें दे रहे हैं। हमें जितने हमारे पीएसयूज है उनको तो बचाए रखना है, वो प्रयास हम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। जब हम मेक इन इंडिया का नारा दिए हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो बिना निजी क्षेत्र के वो निवेश नहीं आएगा, उन्हें हमें सपोर्ट करने की आवश्यकता है। तो हमें निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा देना है और सरकारी उपक्रम को भी बनाए रखना है। तो इस दिशा में हम कोशिश कर रहे हैं, और दोनों की सहयोग से, निजी क्षेत्र और लोक उद्यम दोनों के सहयोग से मेक इन इंडिया को हम सफल करना चाहते हैं। आनंद जी, कैपिटल गुड्स के सेक्टर के बारे में भी बड़ा इंपॉर्टेंट ये सवाल बन जाता है, क्योंकि 3 लाख करोड़ का इसकी अगर देखें आकार है, लेकिन 1991 के उदारीकरण के बाद इसमें तेजी तो आई, लेकिन हमने देखा आधुनिकीकरण नहीं हुआ, निवेश नहीं हुआ। उसके कारण हुआ ये कि कैपिटल गुड्स का जो सेक्टर था वो हमारे यहाँ सेकेंड हैंड मार्केट का हम लोग डंप एक तरह से बनकर रह गए। पहली बार आप लोगों ने इसके लिए, एक कैपिटल गुड्स के लिए एक राष्ट्रीय नीति घोषित की है, तो क्या चुनौतियां, कैसे देखते हैं आप इसको, क्या इसके रिवाइवल के लिए? और क्योंकि जाहिर तौर पर इसका रिवाइवल होगा तो उद्योग भी बढ़ेंगे और विनिर्माण क्षेत्र में भी बढ़त होगी। कैपिटल गुड्स के सेक्टर में लगभग जितने भी निजी उद्योग के लोग हैं वो लघु और मध्यम क्षेत्र के हैं। बड़े उद्योग घराने कैपिटल गुड्स सेक्टर में नहीं है, तो लघु और मध्यम क्षेत्र के उद्योग इसमें हैं, जिनकी अपनी क्षमता नहीं है, वित्तीय क्षमता है कि वो अपने आप के लिए कोई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करे या नई टेक्नोलॉजी डेवलप करे या उसके लिए कोई रिसर्च करे। तो उसकी ओर पिछले कई वर्षों से ध्यान नहीं दिया गया था। इसलिए हमने ये तय किया कि इसके लिए भी एक अपनी नीति होने की आवश्यकता है, अपनी पॉलिसी होने की आवश्यकता है। आज पॉलिसी हमने बनाई है, कैबिनेट के समक्ष वो अभी पारित होने के लिए, जल्द ही वो पारित हो जाएगी। जब भी वो पारित होगी हमारी पॉलिसी बनेगी। लगभग 3000 करोड़ रुपए हम इस पॉलिसी के तहत इस कैपिटल गुड सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में खर्च करना चाहते हैं। आज हम इस कैपिटल गुड सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको प्रमोट करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने पिछले ही महीने में महाराष्ट्र के पुणे जिले के चाकण में जो टैगमा एक एसोसिएशन है, जो टूल्स और गेज मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, उनको हमने एक सेंटर फॉर एक्सलेंस उसके लिए सपोर्ट किया है। 26 करोड़ हमने दिए, 26 करोड़ उन्होंने लगाए। 52 करोड़ का एक सेंटर आज चाकण में वहां पर खड़े होने जा रहा है। तो कैपिटल गुड सेक्टर के जो छोटे उद्योजक हैं उनको सपोर्ट करने के लिए हमने इस पॉलिसी को बनाया है, और निश्चित रूप में आने वाले समय में इस पॉलिसी का लाभ छोटे उद्योगों को होगा। लक्ष्य भी बड़े बड़े रखे गए हैं। 2025 तक 2 करोड़ जो है इसमें 10 लाख
रोजगार जनरेट हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इसका हिस्सा 12% से 20% बढ़ जाए। आपने लक्ष्य निर्धारित किया, आपको लगता है कि ये नीति लागू करेंगे तो लक्ष्य अचीव कर पाएंगे, हासिल कर पाएंगे? निश्चित रूप में कर पाएंगे। हमारे यहाँ स्किल की कोई कमी है ही नहीं। हमारे देश में निवेश की भी वैसी कोई कमी नहीं है। हमारे अपने निवेशक भी है, उनमें भी वो क्षमता है, लेकिन आवश्यकता है सरकार के समर्थन की, सरकार के सपोर्ट की। जब सरकार का समर्थन, सरकार का सपोर्ट मिलेगा तो निश्चित रूप में जिस लक्ष्य को हम हासिल करना चाहते हैं उस लक्ष्य को हासिल करेंगे। आज हम कैपिटल गुड्स सेक्टर में, जो मैंने पहले सवाल के जवाब में आपको कहा है, उसमें लगभग 581 करोड़ रुपए हम इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए खर्च करने जा रहे हैं। आनंद जी, एक आखिरी सवाल कि आप शिवसेना से आते हैं और शिवसेना इस एनडीए सरकार का, एनडीए की बात करें, एनडीए का सबसे पुराना अलायंस में से है, लेकिन अभी भी रिश्तों में लेकर कुछ कभी खट्टा कभी मीठा इस तरह से चलता रहता है। कुल मिलाकर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, तो कैसा आप संतुष्ट हैं इस नेतृत्व से, आपको लगता है? वैसे इस साल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। 283 सांसद भारतीय जनता पार्टी के चुनकर आए, लेकिन चुनाव हमने एनडीए के तौर पर लड़ा था और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट बहुमत होते हुए भी एनडीए के घटक दलों को साथ में लेकर सरकार बनाई है। और इसीलिए ये जो सरकार है वो एनडीए की सरकार कहलाती है और हम एनडीए के तौर पर इस सरकार को सहयोग कर रहे हैं और हमें भी प्रधानमंत्री जी से पूरा सहयोग मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डीडी न्यूज से बात करने, आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको।